हाय दोस्तों। आज हम एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स का जो चैप्टर 2 है, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सिचुएशन मे बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस। एक सिचुएशन को हम अलग अलग सेट्स जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के होते हैं उनसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये यूज़ होता है, जैसे कि एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, और किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम बताते हैं इनकी मदद से। जैसे यदि मैं इसको लिखता हूँ 3 4 5, तो इसका मतलब ये होता है कि इससे यदि मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालूँ तो उसकी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसकी ओरिजिन से दूरी होगी 3। इसी तरह से वाई पे डालूँ तो उसकी दूरी होगी ओरिजिन से 4, और जेड पे डालूँ तो उसकी 5 होगी सिमिलरली। ये बात तो ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन के भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैंने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं वो राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हम लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना सकते हैं, इसमें जेड एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ हो। एक ये कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ये जो इनके बीच का जो एंगल है, ये 90 डिग्री ना रख के कोई और एंगल रख लें, लेट्स से 45 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह के एक्सेस हो जाएंगे, एक्स वाई इस टाइप के, और जेड भी कहीं 3D में बनेगा। तो इनका भी यूज़ हम किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, कि इनमें से कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जो कि एक्सिस के ओरिएंटेशन, मतलब उनके बीच के एंगल या फिर वो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड है कि नहीं, इस पर निर्भर नहीं करते हैं। पहला है वैल्यू ऑफ स्केलर। हाँ, वैल्यू ऑफ स्केलर कभी भी इस चीज़ पे निर्भर नहीं करती है, क्योंकि स्केलर तो एक्चुअली में कोई डायरेक्शन होती ही नहीं उसकी, और ऊपर से हमने वैल्यू कहा हुआ है, तो ये इसको हम एक रियल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि 4 मीटर 5 सेकंड। तो ये क्यों चेंज होगी एक्सिस के ओरिएंटेशन को चेंज करने से? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं दो तरह के एक्सिस ले लेता हूँ, ये एक्स वाई जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, और एक्स वाई, एक मिनट, जैसे मैं यहाँ पे दो एक्सिस ले लेता हूँ, अगले पेज पे ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो प्रकार के एक्सिस ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से मान लीजिए 45 डिग्री पे हैं। वेक्टर सेम है, बस हमने एक्सिस की ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो फिर जाहिर सी बात है, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसके लिए ये थीटा तो सेम ही रहेगा एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए। वाई कंपोनेंट निकालने के लिए ये यदि अल्फ़ा एंगल है, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? वेक्टर और जिस भी डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है उसका कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट होगा ए कॉस अल्फ़ा, क्योंकि वाई से अल्फ़ा एंगल बन रहा है। अब ये जो अल्फ़ा एंगल है वो इन दोनों स्थितियों में अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों स्थितियों में कंपोनेंट्स भी अलग अलग होंगे। तो ओरिएंटेशन पे कंपोनेंट डिपेंड करते हैं। तीसरा है वेक्टर। हाँ, वेक्टर फिर भी चेंज नहीं हुआ, भले ही कंपोनेंट चेंज होंगे लेकिन उन कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो चेंज नहीं होता। चौथा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर तो एक स्केलर ही होता है, इसलिए ए सी डी ऑप्शन सही है।
दूसरा सवाल है लेट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमें इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। पहला है मॉड ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। ये गलत है ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे मान लिया ये जो स्टेटमेंट कह रहा है इस हिसाब से मैंने एक सिचुएशन बनाई। ये है ए और ये है बी और ये है सी। इसकी लंबाई मान लिया 5 मीटर है, इसकी है 4 मीटर, और यदि कुछ भी एंगल है ये जो लंबाई है जो कि सी वेक्टर है, ये लंबाई 1 से बड़ी होगी। ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तो इस एंगल पे डिपेंड करेगा ना। देखिए ये दो लंबाई फिक्स हैं। यदि मैं इस वेक्टर को ऐसे 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 घुमाऊँ इस एंगल से, मतलब इस एंगल को छोटा करता जाऊँ, तो आप देखेंगे ये जो सी वेक्टर है ये भी छोटा होता जा रहा है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मॉड ऑफ सी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए हो। हाँ, कुछ स्थितियों में ग्रेटर होगा। यदि मैं बी वेक्टर कुछ इस तरह से बनाऊँ तो ये 5 मीटर से ज़्यादा आप अंदाजे से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन गलत है इसलिए। दूसरा है इट इज़ पॉसिबल टू हैव मॉड ऑफ सी लेसर देन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ सी लेसर देन मॉड ऑफ बी। हाँ, पॉसिबल तो है। देखिए यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है हमारे पास कि सी जो है वो बी से भी छोटा हो जाए, ए से भी छोटा हो जाए, तो सही है। तीसरा है सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। ये भी गलत है, क्योंकि इसी स्थिति में यदि मैं एक थीटा इस तरह से चुनूं कि ये जो चीज़ है ये 3 मीटर हो जाए, तो देखिए ए और बी तो जो मैग्नीट्यूड है 5 और 4 9 होते हैं, 3 के बराबर नहीं है, और ये स्थिति संभव तो है ही। इसलिए ऑलवेज शब्द यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। कभी कभी इक्वल हो सकती है। अच्छा, वो स्थिति कब आएगी जब वो इक्वल होगी? जैसे मैं मान लूँ ये है ए 5 मीटर, इसी डायरेक्शन में बी ले लूँ 4 मीटर, तो अब जो सी है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर होगा जो कि होगा 9 मीटर लंबा, जो कि 5 और 4 का समीशन है। तो ये स्थिति वो है जिसमें ए प्लस बी बराबर सी होगा। इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि डी कह रहा है सी इज़ नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं, एक स्थिति तो है जब ए प्लस बी के इक्वल हो जाता है सी। तीसरा क्वेश्चन है लेट द एंगल बिटवीन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर ए एंड बी बी 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन पे बाद में आएंगे। हम जानते हैं पैरेललोग्राम रूल से कि दो वेक्टर्स के बीच में यदि एंगल थीटा है तो उन दोनों का जो समीशन है उसका मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से दिया जाता है। कॉस थीटा की वैल्यू यदि हम 120 डिग्री रखते हैं और थीटा की वैल्यू यदि 120 डिग्री रखते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको जल्दी से क्या कीजिए, सर्वसमीकरण लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। c बराबर a माइनस बी, सी मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी होने के लिए ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी। नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर में उनको जोड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट भी a माइनस बी से ज़्यादा ही आएगा, तो ये गलत, ये गलत। c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी, ये सही है, क्योंकि a माइनस बी से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर में कुछ ऐड करके स्क्वायर रूट लिया है। और चौथा है c में बी इक्वल टू a माइनस बी, तो ये गलत है। चौथा सवाल है द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, और ये चार चीज़ें दी हैं। तो हम सीधे एनालाइज करते हैं। सेवरल वेक्टर्स हम इस तरह से मान लेते हैं, ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और इनको हम सम अप कैसे करते हैं आप जानते ही हैं। बहुभुज नियम होता है सदिशों के योग का, कि हर एक सदिश को इस तरह से बना लूँ कि एक सदिश का जो शीर्ष है और दूसरे सदिश का जो पुंछ है, मतलब कि पिछला सिरा है जो, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो हम देखते हैं कि
यहाँ से जो पहले सदिश का जो पुंज है और अंतिम सदिश का जो शीर्ष है, इसको हेड टेल भी बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ के हम रिजल्टेंट ले सकते हैं। तो ये होगा इन सब का रिजल्टेंट। अब देखिए, यदि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लें तो इसका, इस वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये होगा, इसका एक्स कंपोनेंट इतना बड़ा होगा, इस वाले का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, और इस वाले का एक्स कंपोनेंट इतना बड़ा होगा। अब देखिए टोटल वेक्टर जो है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ये होगा। आप देखिए टोटल वेक्टर जो है उसका जो ये एक्स कंपोनेंट है, अच्छा मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ, उससे मेरा मतलब है कंपोनेंट की लेंथ, ठीक है। तो ये जो टोटल वेक्टर आया है उसका जो ये एक्स कंपोनेंट है और ये बाकी जितने ही वेक्टर्स हैं इन सब के एक्स कंपोनेंट्स का समीशन एक दूसरे के इक्वल है। एक बात। दूसरी बात कि आप यदि इन सभी वेक्टर्स को ऐसे इमेजिन करिए, मैंने ऐसे इनको खींच दिया, तो आप देखेंगे जो ये टोटल वेक्टर आ रहा है उससे ज़्यादा लेंथ का हो जाएगा। मतलब ये जो सारी लेंथ है ये सारी वेक्टर्स की, इन सब को यदि हम ऐड कर दें तो जो टोटल लेंथ आएगी वो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी लेंथ से ज़्यादा भी हो सकती है, अच्छा इक्वल भी हो सकती है। यदि हम सारे वेक्टर्स को एक लाइन में ही रख दें तब जो रिजल्टेंट आएगा उसकी लेंथ और इन चारों की जो लेंथ का जो समीशन है वो इक्वल होगा। तो इक्वल हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर और छोटा हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर, किससे? इन सारे वेक्टर्स की इंडिविजुअल लेंथ्स को जोड़ने से जो संख्या मिलेगी। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जो इनको सबको जोड़ने से जो संख्या मिलेगी उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। अब इतनी चर्चा से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। तो हाँ ये बात तो सही है, यही बात हमने ऊपर डिस्कस की। मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि जो टोटल वेक्टर है वो इनकी अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के समीशन से छोटा आएगा। ये एक्स कंपोनेंट के लिए भी सही है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होगा। तो इसका यदि एक्स कंपोनेंट भी देखें तो एक्स कंपोनेंट भी इन सब की जो इंडिविजुअल लेंथ्स को जोड़ने से जो राशि आई है उससे छोटा ही होगा। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। तो मे बी स्मॉलर, बिल्कुल सही। मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, ये गलत है। अच्छा ऐसे ऐसे और समझ सकते हैं कि हम चूंकि कंपोनेंट लेने में कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा जो है वो कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए जो कंपोनेंट है वो इन वेक्टर्स की जो इंडिविजुअल लेंथ्स है उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। और चौथा है मे बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, ये हो सकता है क्योंकि एक्स कंपोनेंट इक्वल तब होगा जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल सारे वेक्टर्स ले लेंगे, तो इनकी एक्स कंपोनेंट जो है वो इन्हीं की लेंथ के इक्वल आ जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये है वेक्टर प्रोडक्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है साइन थीटा की जो वैल्यू वो हमेशा एक से कम होती है, तो ये जो अच्छा, और भले ही साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो जाए हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे भी क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम एक मॉड लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो संख्या है ए और बी का जो भी प्रोडक्ट आएगा और ये एक से छोटी है, तो ये जो टोटल संख्या है वो ए और बी के प्रोडक्ट से हमेशा छोटी रहेगी या इक्वल रहेगी यदि साइन थीटा 1 हो जाए। तो ग्रेटर देन ए भी गलत हो जाएगा, इक्वल टू ए भी सही है, लेस देन सही है। और ये क्या, ये ऑप्शन मैंने लिख दिया इक्वल टू 0 आना था यहाँ पे, तो ये गलत है। तो यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन हो, नहीं नहीं नहीं, ये भी सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि 0 तब होगा जब साइन थीटा 0 हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। तो ए, सी और डी सही है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।